मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 19 तारीख को कुल मेरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 200 प्रश्न पूरे हुए और यह यात्रा जो 40 डेज की रही 200 MCQ की, वो बहुत ही आनंददायक, उत्प्रेरक, स्टिमुलेटिंग और सुखद रही, प्लीजेंट रही। सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात पर है कि जो लोग भी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं, वो पुस्तकों के पन्ने पलटने लगे, चाहे वो अवकाश प्राप्त अध्यापक हों या अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, या किसी और सेवाओं में हैं, विद्यार्थी हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं और इंटरनेट पर खोज भी रहे हैं। और मैंने ये आपको बताया था कि इसको परीक्षा के रूप में मत लीजिए, बल्कि इसको पठन पाठन के रूप में लीजिए, वो आनंद उठाइए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको सीधे नहीं आता है, उसको पुस्तक से भी देख सकते हैं आप, और इंटरनेट से खोज के भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्नों में कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना दिए जाते हैं। वहीं पर ये परीक्षा होती है टैलेंट की। सामान्य लोगों से विशिष्ट लोगों को कैसे अलग किया जा सकता है, इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने एक प्रश्न बहुत पहले पूछा था, जिस पे लोगों ने काफी मुझसे क्वेरी भी की कि महाद्वीपीय ग्लेशिएशन का प्रतिपादक कौन है। हु प्रोपाउंडेड फर्स्ट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशिएशन। और इसमें तुरंत ज्यादातर लोगों ने 95% से ज्यादा लोगों ने जो उत्तर दिया वो लुई अकासीज का। लेकिन असली जो, और ये तो निश्चित है कि वो जो सबसे पहले लुई अगासीज ने आइस एज का कंसेप्ट दिया था, हिमकाल का और महाद्वीपीय हिमानीकरण का, कॉन्टिनेंटल ग्लेशिएशन का प्रतिपादन का, इस संकल्पना का प्रतिपादन तो जीन डी कारपेंटियर ने किया था। तो इस तरह से आप उसको देखिए कि उसमें थोड़ी बहुत बारीकियां भी रहती है। आप में से एक ने ये प्रश्न पूछ लिया कि जो आइस एजेस का मैं पूछ रहा था प्रश्न, कई जिसमें आइस एजेस हुए हैं, ह्यूरोनियन आइस एज, क्रायोजेनियन आइस एज, एंडियन सहारन आइस एज, कारो आइस एज, क्वाटरनरी आइस एज या प्लास्टोसीन आइस एज। उन्होंने पूछा कि सर, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसके अंतर्गत इन एजेस को क्यों नहीं दिया गया। अरे भाई, ये हिमकाल हैं और ये हिमकाल किस जियोलॉजिकल पीरियड में हुए वो उसमें उसमें उसकी व्याख्या की जाती है कि ह्यूरोनियन कब शुरू हुआ। अब देखिए, इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आइस एज का नाम ह्यूरोनियन क्यों पड़ा। इसके अंदर जाइए तो उत्तरी अमेरिका में ह्यूरन नाम की एक झील है ना, ग्रेट लेक्स में, वहां पर हिमानीकरण के प्राचीनतम वहां पर जो अवशेष मिले, उसके आधार पर ह्यूरोनियन पड़ गया। इसी तरह कारो आइस एज, वो दक्षिणी अफ्रीका में कारो के पास मिला। इसी तरह इंडियन सहारन, एंडीज पर्वत के पास और सहारा में। और क्रायोजेनियन आइसिस, क्रायोजेनियन का मतलब होता है वह पुराने हिमकाल के अवशेष, क्रायोजेनिक, जहां पर ये अवशेष पाए गए। इस तरह से इनका नामकरण करा जाता है। और ये जियोलॉजिकल पीरियड के अंतर्गत नहीं रखते हैं, बल्कि इनकी जब जिक्र करते हैं तो ये बताते हैं कि किस जियोलॉजिकल पीरियड में इनका आगमन हुआ था। तो ये स्पष्टीकरण हुआ। एक सवाल मैंने पूछा था कि द वाटर ऑफ ग्वेल्टा ओसिस हैज टर्न्ड ब्लैक, यानी ग्वेल्टा
मरुद्यान का पानी काला पड़ गया है। और असर्शन में दिया और रीजन में दिया, थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स ड्रिंक वाटर डेली देयर। अब इसमें ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया। उत्तर क्या है कि जो आर है, दैट इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और उसमें ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। क्यों? क्योंकि जहां हजारों ऊंट जहां पर पानी पिएंगे तो वहां लीद भी करेंगे, गोबर भी करेंगे। अब वो पानी में जाएगा तो पानी तो काला पड़ जाएगा। तो इस पे हमारे एक बहुत प्रिय है मुकेश कुमार गुर्जर जी, उन्होंने कहा नहीं सर, इसके पर हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे और इसका स्पष्टीकरण हम चाहते हैं। तो मैंने फोन करके, उनका फोन नंबर मेरे पास आता, फोन करके बता दिया तो वो समझ गए। और आपने देखा होगा कि कल मैंने अपने टाइमलाइन पर ये गोयल्टा जो ओसिस है उसकी कुछ तस्वीरें भी डाली हैं, जिसमें तमाम ऊंट हैं, पानी पी रहे हैं, ऊंट खड़े भी हैं और पानी देख रहे हैं कितना काला हुआ है। फिर एक सवाल इसी गोयल्टा ओसिस पर मैंने पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैनियन टाइप ऑफ ओसिस, यानी इन 4 विकल्पों में से कौन जो है वो कैनियन प्रकार का ओसिस है। इसका भी उत्तर वही गोयल्टा है। तो आप में से बहुत से लोग परेशान हुए, कैसा बहुत कहीं मिला ही नहीं। अरे भाई, आप जो है ये गूगल पर अगर आप टाइप करते कि इमेजेस ऑफ गोयल्टा ओसिस, तो ये सारी जो है तस्वीरें उसमें आ जाती, उसी में से लेके मैंने डाल दिया। ये उत्तर हो गया आपका। फिर ये देखिए, एक बताऊं मैं कि ये पहले, सबसे पहले मैंने ये पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की जो दक्षिणी सहायक नदियां हैं वो है मौसमी होती हैं। द सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्यास इन हिमाचल प्रदेश आर सीजनल। ये मैंने असर्शन में दिया। और रीजन में दिया कि द सदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश आर रेनफेड। अब इसमें बहुत से लोग जो है वो चकरा गए। एक दिन और प्रश्न मैंने पूछा कि नदर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश आर पेरिनियल, और रीजन में दे दिया कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि स्नोफेड और हाँ ये मतलब मैंने ये दे दिया कि दे आर स्प्रिंग फेड। अब देखिए, नदियां जो होती हैं विभिन्न जलवायु प्रदेशों में अलग अलग रूपों में ये जलवायु से संबंधित होती है। जहां मौसमी जलवायु होती है, सीजनल क्लाइमेट होती है, यानी वर्षा जो है एक निश्चित समय में होती है, साल भर नहीं होती है, वहां पर जो रिवर जो रेन फेड होती है, यानी वर्षा से जिनमें जल आता है, वो हमेशा सीजनल होती है, परमानेंट नहीं होती है, पेरेनियल नहीं होती है। जैसे हमारे भारत में मौसमी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, 3-4 महीनों में ज्यादा बरसात होती है, तो उस समय जो नदियां उससे बनती हैं वो सीजनल होती है। लेकिन जो नदियां या तो झरने से जिनमें जल आता है, स्प्रिंग फेड होती हैं, या जो स्नो फेड होती हैं, वो परमानेंट होती हैं, पेरेनियल होती हैं। तो स्नो फेड रिवर्स आर ऑलवेज परमानेंट इन एवरी क्लाइमेट। स्प्रिंग फेड रिवर्स आर ऑलवेज पेरेनियल इन एवरी क्लाइमेटिक रीजन, बट रेन फेड रिवर्स आर सीजनल इन सीजनल क्लाइमेटिक रीजन, जहां पर सीजन्स बदलते रहते हैं। तो गोमती नदी पर मैंने एक सवाल पूछ दिया था कि एक दिन पहले ही पूछा था कि गोमती नदी का सोर्स क्या है। गोमती इज ए बिग रिवर इन उत्तर प्रदेश। तो इसका सोर्स में तो मैंने एक नाम दे दिया, फुलहर झील। गोमर झील है, उसका नाम फुलहर झील भी है। तो उसमें बहुत से लोगों ने सही उत्तर दिया, इंटरनेट से ले लिया, दे दिया, क्योंकि सबको याद रहना जरूरी नहीं है।
फिर मैंने एक दिन अभी कल ही या परसों पूछ दिया था कि गोमती रिवर इज ए पेरिनियल रिवर असरसन में। रीजन में मैंने पूछा कि दिस इज स्प्रिंग फेड रिवर, तो उसमें बहुत से लोगों ने गलतियां कर दी, बहुत से लोगों ने गलतियां कर दी। और देखिए, ये जो गोमर झील है, द गोमर झील इज मेंटेन्ड थ्रू द वाटर रिसीव्ड फ्रॉम स्प्रिंग्स। उस क्षेत्र में बहुत से, पीलीभीत जिले में बहुत से वहां पर झरने हैं जिनकी वजह से पानी इकट्ठा होता है, तो वो गोमर झील बनी है। उससे गोमती नदी निकलती है, इसलिए गोमती नदी को आप कहेंगे कि वो झील से निकली है। भाई झील से निकली है, लेकिन झील बनी कैसे? वो तो झरने के पानी से बनी। इसलिए गोमती रिवर इज स्प्रिंग फेड एंड देयरफॉर इट इज ए पेरेनियल रिवर। तो इन सब चीजों पर आप ध्यान दें और पढ़ें। बड़ी अच्छी बात है कि आप आर्गू करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ने हमारे मैसेंजर पर पूछ लिया कि प्लीज एक्सप्लेन हाउ गोमती रिवर इज स्प्रिंग फेड। मैंने उसको समझाया। उसने जानते हैं क्या कमेंट लिखा कि मैं उत्तराखंड में पीएचडी कर रहा हूं, मेरे साथ कुछ और साथी भी पीएचडी करें जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, सर आपके विषय में बहुत चर्चा करते थे, मैंने सुना था, लेकिन आज जिस तरह से हमारे प्रश्न का आपने उत्तर दिया, लिख करके दिया, लगा कि आप कितने जानकार जो हैं सो है ही हैं, आप कितने विशाल हृदय के हैं। बड़ा अच्छा लगा ये सुन करके, लेकिन हमें भी अच्छा लगा आर्गू करने पर। तो इस तरह से जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वह आपके विषय के अंदर जो चीजें अछूती रही हैं वो मालूम हो जाएंगी। जैसे इधर मैं चैनल मॉर्फोलॉजी पर कुछ सवाल दे रहा हूं, और ये चैनल मॉर्फोलॉजी का पाठ जो है वो पश्चिम बंगाल और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ के, पूना यूनिवर्सिटी को छोड़ करके बाकी कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है, इसलिए उसके विषय में अनभिज्ञ हैं। मैंने एक प्रश्न डाला था कि अलूवियल चैनल में निम्न में से कौन उसके मॉर्फोलॉजी को प्रभावित नहीं करता है? हु विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कंट्रोल द चेंज द मॉर्फोलॉजी ऑफ अलूवियल चैनल। उसमें हमने जो विकल्प दिया था, उसमें दिया था मिएंडर शिफ्टिंग, शूट कटिंग, सेडिमेंट नेचर इत्यादि। तो उसमें लोगों ने शूट कटिंग को दे दिया। अरे भाई, शूट कटिंग माने जो मोड़ होता है नदी में, जब वो कट जाएगा तो नदी का मार्ग सीधा हो जाएगा, तो क्या उसकी चैनल मॉर्फोलॉजी नहीं बदल गई? लोगों ने, इसका उत्तर है सेडिमेंट नेचर। अलूवियल चैनल में सेडिमेंट जो है सस्पेंडेड लोड होता है अलूवियल चैनल में, उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स इत्यादि नहीं चलते हैं, तो इसलिए सेडिमेंट नेचर जो है वो प्रभावित नहीं करता है अलूवियल चैनल को। बाकी और सब प्रभावित करते हैं, जैसे रैपिड डाइवर्जन ऑफ चैनल, ये पहला मैंने दिया था, ये प्रभावित करेगा। तेजी से अगर उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाए, मिएंडर शिफ्ट हो जाए या मिएंडर बेल्ट कट जाए, तो इससे उसकी मॉर्फोलॉजी बदलती है। सेडिमेंट करेक्टर, क्योंकि वो तो एकदम सस्पेंडेड घोल के रूप में जल में मिला हुआ है, उससे नहीं होता है। तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। 1000 प्रश्न मुझे पूरा करना है, और मैं जो है 19 तारीख को पहुंच रहा हूं इलाहाबाद, तो इसलिए हो सकता है कि सैटरडे को 19 तारीख को कोई पोस्ट मेरा न हो पाए, लेकिन मैं संडे को एक पोस्ट जरूर कर। नमस्कार जी।